गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखी थी और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिख दिए थे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स जो मैंने लिखे थे मैं वापस उनको रिपीट कर देता हूं। प्रेशर, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मास, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जैसा मैंने बताया था जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है वो सारी इंटेंसिव होती है और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में डिपेंड करती है पीएच, तो पीएच भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देन डेंसिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोल्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज जैसे ही आप किसी सिस्टम को डिवाइड करोगे, इसमें सब्सटेंस की क्वांटिटी अलग है, यहाँ सब्सटेंस की क्वांटिटी अलग है, तो यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी जो है वो सेम नहीं होगी, दोनों में डिफरेंस होगा। तो एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ, अब एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जैसे आई थिंक थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा। मैं एक टर्म और लिख रहा हूँ एंथैल्पी। एंथैल्पी भी एक तरह से इसकी भी यूनिट वही एनर्जी की होती है, तो एंथैल्पी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये कुछ नॉन टर्म्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी इस तरह की बहुत सारी टर्म्स आएगी, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये मैं क्लियर कर दूं, बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है बहुतों को कि हीट क्या है। क्या लगता है आपको, हीट क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? हीट इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? लिख सकते हो लाइव चैट पर, हीट इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। वेरी गुड। कुछ कुछ सही सही आंसर्स मुझे दिख रहे हैं, उनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। नॉट ए प्रॉपर्टी, गुड। सुशांत राठौड़, आशीर्वाद नायक का भी पहले स्टेटमेंट आया था। स्नेहाशीष घोष, करेक्ट। प्रियांशु, वेरी गुड। यस, हीट जो है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, हीट एनर्जी इन ट्रांजिट मोड, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। किसी भी सिस्टम के अंदर हीट नहीं होती है, ना सिस्टम के अंदर वर्क होता है। तो हीट और वर्क ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर आप हीट और वर्क को ना तो इंटेंसिव में ना एक्सटेंसिव में कैटेगराइज कर सकते हो। तो यस, करेक्ट आंसर, हीट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो इसीलिए ना तो हम इसे इंटेंसिव कहेंगे ना इसे हम एक्सटेंसिव कहेंगे। उसी तरह से वर्क की भी मैं बात करूं, क्योंकि क्या ऐसा है कि इस सिस्टम के अंदर आप ये बोलोगे इसमें इतनी हीट है, नहीं, इसमें हीट नहीं है, इसीलिए हीट को ना तो हम इंटेंसिव कहते हैं ना एक्सटेंसिव। तो हीट और वर्क को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। नाउ
यहां पर कुछ और पॉइंट्स है रिगार्डिंग इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वो अब हम लिख रहे हैं वन बाय वन करके। अगर हम यहां पर कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को नोटिस करें, जैसे मैं आपको बताता हूं, मास जो है वो एक्सटेंसिव है और मॉलिक्यूलर मास जो है वो है इंटेंसिव। डिफरेंस क्या है दोनों में? मास पर मोल, मास पर मोल जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी पर मोल का जो मास है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसी तरह से बात करें अगर हम कंसंट या वो डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि मोल्स जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दोनों में डिफरेंस, या मास वापस से ले लेता हूं, सॉरी, मास जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मास और डेंसिटी में डिफरेंस क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम करते ही वो प्रॉपर्टी क्या हो गई? इंटेंसिव। मास पर यूनिट मोल्स करते ही वो प्रॉपर्टी क्या हो गई? इंटेंसिव हो गई। मतलब ये कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मोल या पर यूनिट ग्राम इस तरह से डिफाइन कर देते हो तो वो प्रॉपर्टी जो है वो एक्सटेंसिव से क्या हो जाती है? इंटेंसिव हो जाती है। लॉजिक भी है इसके पीछे। लॉजिक क्या है? सीधी सी बात है, जैसे मैं यहां पर बात करूं मॉलिक्यूलर मास की, मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर मास इस कंटेनर में 5 मोल हो या 10 मोल हो, मॉलिक्यूलर मास उससे चेंज नहीं होगा क्योंकि वो डिफाइन ही पर मोल हो रहा है। तो यहां पर भी मॉलिक्यूलर मास पर मोल डिफाइन हो रहा है, यहां पर भी मॉलिक्यूलर मास पर मोल ही डिफाइन हो रहा है। अब यहां पर चाहे कितने भी मोल्स हो, मोल्स यहां अलग होंगे, मोल्स यहां अलग होंगे, लेकिन मास पर यूनिट मोल, मास पर यूनिट मोल यहां और यहां सेम होगा। तो किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप इंटेंसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको केवल उसको पर मोल या पर ग्राम या पर ml ऐसे डिफाइन करना होगा, क्योंकि जैसे ही आपने पर मोल पर ग्राम डिफाइन किया, अब डिवाइड करने पर उस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए एनर्जी जो है, यस एनर्जी एक्सटेंसिव है, बट एनर्जी पर मोल, एनर्जी पर ग्राम, एनर्जी पर ml ये सब क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो एक स्टेटमेंट लिखे यहां पर, नोट डाउन दिस स्टेटमेंट। An extensive property can be converted into an extensive property can be converted into intensive property by defining it with as per mole oblique per gram oblique per ml। Yes, Hardik, it is true in every case. तो अगर हम पर मोल, पर ग्राम, पर ml अगर डिफाइन कर देते हैं तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड पॉइंट पर आ रहा हूं मैं, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर आता हूं। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो हमेशा इंटेंसिव होता है। कैसे? लेट्स से x और y ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है और हमें बताना है कि x अपॉन वाई क्या होगा, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। तो इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि यहां पर भी मैंने मास से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी मैंने मास से डिवाइड कर दिया, तो ये जो टर्म है ये पर ग्राम डिफाइन हो गई, ये प्रॉपर्टी भी पर ग्राम डिफाइन हो गई, ये भी इंटेंसिव, ये भी इंटेंसिव, तो इनका जो रेशियो होगा वो भी इंटेंसिव होगा। यानी सेकंड स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ टू, नोट डाउन, रेशियो ऑफ टू intensive properties, sorry, ratio of two extensive properties
ratio of two extensive properties becomes an intensive property. Becomes an intensive property. Right? वाइस वर्सा का कोई सेंस नहीं बनता यहां पर, कोई वाइस वर्सा नहीं बोला मैंने। और सोच के भी देखो कि वाइस वर्सा का क्या मीनिंग निकलेगा। देन थर्ड पॉइंट पर आते हैं। फिर से मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं, ये जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जब भी आप इसके बारे में सोचोगे वो इसी तरह से सोचोगे कि एक कंटेनर है जिसको हमने डिवाइड कर दिया, इस तरह से दो पार्ट में तोड़ दिया। अब सोचना स्टार्ट करोगे कि हाँ कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव है। यानी जैसे ही बात आए एक्सटेंसिव इंटेंसिव की, ये पिक्चर माइंड में आनी चाहिए कि हाँ एक कंटेनर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और कोई थॉट माइंड में नहीं आना चाहिए। ठीक है। देन एक और स्टेटमेंट यहां पर हम यूज कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव। उनको हम ऐड नहीं कर सकते, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। कैसे? बड़ा आसान है समझना। यहां पर इसको ऐसे समझ सकते हो कि लेट्स से इस कंटेनर के अंदर N1 मोल्स है, इस कंटेनर के अंदर N2 मोल्स है। हमने इन दोनों कंटेनर को वापस कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर कितने मोल्स हो जाएंगे? N1 प्लस N2 ऐड हो जाएंगे मोल्स। इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2, दोनों को आपने कंबाइन कर दिया तो वॉल्यूम यहां पर कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम ऐड कर पा रहे हैं। बट क्या ऐसा लगता है कि इसका टेम्परेचर 300 केल्विन, इसका टेम्परेचर 400 केल्विन, तो दोनों को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर टेम्परेचर 700 केल्विन हो जाएगा? नहीं होगा। या इसका प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर, इसका प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, तो क्या यहाँ 15 एटमॉस्फेयर हो जाएगा? नहीं होगा। तो सीधा सीधा है। और इसको आप वापस ऐसे भी देख सकते हैं, यहां से यहां आने पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहां से यहां जाने पर भी उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो इस तरह से ऐड नहीं होगी, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते हो। तो एक और स्टेटमेंट लिखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, but intensive are not. but intensive are not. इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड नहीं कर सकते हो, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम इस तरह से जब कंटेनर ऐड कर रहे हैं तब आप इनको ऐड कर सकते हो। शिवांश वॉल्यूम सही आ रहा है? या तो अपने स्पीकर मोड पे डाल के सुनो। देन इसी में एक लास्ट स्टेटमेंट पर आता हूं, जो आप लोगों ने सबसे पहले मुझे बताया था जब मैंने पूछा था कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की क्या डेफिनेशन होती है। तो मोस्टली जो स्टेटमेंट आया था, स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो मास के इंडिपेंडेंट होती है वो इंटेंसिव, और जो मास पर डिपेंड करती है वो होती है एक्सटेंसिव। वापस से रिपीट कर रहा हूं, जो मास के इंडिपेंडेंट होती है वो इंटेंसिव, और जो मास पर डिपेंड करती है वो होती है एक्सटेंसिव। तो यहां पर क्या मतलब हुआ, पहले तो मैं आपको बता दूं, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, तो आप एक स्टेटमेंट जरूर वापस से लिख लीजिए, लिखो इसको। बट सोचना कैसे है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट। Intensive properties are mass independent.
ऑब्वियसली इसका मतलब ये निकल के आता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड करती है। लेकिन अब मैं इसको समझाता हूं, इससे कंफ्यूजन कहां होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। मेनली कंफ्यूजन क्या होता है, ये जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मैं आपको बता रहा हूं, अच्छी तरह से इसको याद रखना। इनको आपको यूज ही तभी करना है जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि एक कंटेनर को हम इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, या ये कह दो इस तरह से दो कंटेनर है जिनको हम वापस से किसी वॉल्व के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर आप चेंज कर रहे हो तो वहां पर ये वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए, ये टर्म्स वहां पर यूज नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कंफ्यूजन कहां होता है। लेट्स से एक कंटेनर है, इस कंटेनर का कुछ मास होगा और इस कंटेनर का कुछ अपना प्रेशर भी होगा। अब अभी जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोला है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट, इस स्टेटमेंट को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, जैसा मैंने लिखवाया भी ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर उस स्टेटमेंट को आप इस जगह पर अप्लाई करोगे तो वो गलत मीनिंग देगा। कैसे गलत मीनिंग देगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब हमने क्या किया, यहां पर कुछ मास और डाल दिया और ऐड कर दिया, यहां पर मास ऐड किया, मोल्स चेंज हो गए और मोल्स चेंज होने पर प्रेशर भी चेंज हो गया, प्रेशर भी चेंज हो गया यहां पर। यानी यहां पर अगर हम देखें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो प्रेशर मास पर डिपेंड कर रहा है, यानी प्रेशर जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। जबकि यही यहां पर अब हम देखते हैं, हमने कंटेनर को डिवाइड किया, यहां पर मास कुछ और था, यहां पर मास कुछ और है, मास यहां से यहां चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर यहां से यहां चेंज नहीं हो रहा है, यानी प्रेशर मास के इंडिपेंडेंट हो गया, यानी प्रेशर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। मतलब इस एग्जांपल में प्रेशर मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है इस तरह से जब हम डिवाइड कर रहे हैं, जबकि यहां पर प्रेशर मास पर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन आता है फिर क्या करें सर? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसा भी मैंने आपसे कहा था, जब भी हम बात करेंगे इंटेंसिव एक्सटेंसिव की, तो जो चेंज हम कर रहे हैं मास में, वो मास में चेंज हमेशा कंटेनर को डिवाइड करके ही करना है। इस तरह से हम कंटेनर में कोई सब्सटेंस डाल के या बाहर निकाल के कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। यानी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की अगर मास बात हो रही है तो हमें यहां पर कंटेनर को डिवाइड करके ही सब कुछ सोचना है। इस तरह का एग्जाम्पल आपको माइंड में नहीं लाना है, इसीलिए मैंने इस स्टेटमेंट को सबसे बाद में आपको लिखवाया, ताकि पहले हमें क्लियर हो जाए कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को सोचते कैसे हैं, तरीका क्या उनका सोचने का। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, बट इस स्टेटमेंट में आपको हमेशा ये याद रखना है कि मास को जो चेंज करने का तरीका है वो इस तरह से नहीं कि हम कंटेनर में कुछ और ऐड कर रहे हैं, मास को जो चेंज करने का तरीका है वो इस तरह से डिवाइड करके करना है। राइट, तो यहां पर जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि हमेशा आपको याद रहे। लिखिए, मास कैन बी चेंज्ड बाय डिवीजन ऑफ द सिस्टम ओनली। Mass can be changed by division of the system only। मास जो हम चेंज कर रहे हैं वो सिस्टम को डिवाइड करके ही कर रहे हैं और कोई तरीका नहीं है। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपसे पूछूं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, तो पहले आपके माइंड में जो डेफिनेशन आनी चाहिए वो वही आनी चाहिए, डिवीजन वाली, कि अगर हम किसी भी कंटेनर को डिवाइड कर रहे हैं तो जिन प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता है वो इंटेंसिव और जिनमें चेंज हो जाता है वो एक्सटेंसिव। ये स्टेटमेंट जो है ये सबसे लास्ट में आपको बोलना है कि मास डिपेंडेंट या मास इंडिपेंडेंट। और जब भी आप ये बोलो, फिर से मैं कह रहा हूं कि कैसे डिवाइड कर यानी मास कैसे चेंज कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। राइट, तो यस, ये कह सकते हो प्रगुण पांडे, यानी हमेशा जो भी हम चेंज कर रहे हैं उसमें कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कंटेनर का वॉल्यूम तो चेंज होगा। ठीक है, तो ये तरीका है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने का। अब यहां पर
आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ये दो टर्म्स जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, दो जेई में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है कि कौन सी इंटेंसिव है कौन सी एक्सटेंसिव है, लेकिन इस चैप्टर में अब इन टर्म्स का कहीं कोई यूज नहीं आएगा, तो इसीलिए इनकी इस चैप्टर को लेके बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बट सीक्वेंस में था तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये इन पर जेई में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ हम एक, जैसा मैंने आपको बताया था कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज को हम दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, तो ये था पहला तरीका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब हम आ रहे हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पर, प्रॉपर्टीज को ही हम कैटेगराइज कर रहे हैं, और अब हम आ रहे हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पर, और ये सेकंड क्लासिफिकेशन इस चैप्टर के लिए बहुत यूजफुल है, और वो है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्नेहाशीष को मैंने क्या कहा है, अगर इंटेंसिव एक्सटेंसिव सोच रहे हो तो सीधा सीधा कंटेनर को डिवाइड करके ही हम चेंज कर रहे हैं, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं पता है। कंटेनर रखा हुआ है, रखे हुए कंटेनर को हमने चेंज कर दिया, उसके अलावा उसमें और कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये टर्म्स आई थिंक थोड़े बहुत फेमिलियर हो आप सभी, तो वापस से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि क्या होते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए, a function or variable just a minute, whose value, a function or variable whose value depends only on फाइनल स्टेट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रेजेंट स्टेट of a system and is independent of initial state and path used and is independent of initial state as well as and is independent of initial state as well as path used to achieve initial state। मतलब क्या होता है वो मैं बता दूं, वैसे बहुतों के माइंड में जो डेफिनेशन होती है वो भी मैं क्लियर कर दूं। बहुतों को ऐसा लगता है कि जो स्टेट फंक्शन है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन यहां पर जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है उसमें मैंने कहा कि डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल स्टेट, इनिशियल पर भी डिपेंड नहीं करता है और पाथ पर भी डिपेंड नहीं करता है। कैसे, इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले आपको कुछ और
प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। पहले इनको समझते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा एड्रेस जो होता है ना, हमारा एड्रेस जो होता है वो उसके थ्रू हम किसी को डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ मेरा एड्रेस ये है, तो ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है किसी का एड्रेस। उसी तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसके थ्रू भी आप किसी को डिफाइन कर सकते हो कि इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर ऐसा है, इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर ऐसा है, तो ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है। नाउ अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ये एक स्टेट फंक्शन है। कैसे? बहुत आसानी से आप इसे पहले प्रूव कर सकते हो। तो खैर अभी राइट नाउ क्लास वाला माहौल तो नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे शायद लगता है मेरे एग्जाम्पल में कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो जनरली मैं लेता हूँ उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सपोज करिए, यूँ मान सकते हो आप, अभी तो आप सभी अलग अलग जगह पर ही हो, घर पर। हाँ, अगर हम इमेजिन करें कुछ दिनों के बाद, जो कि बहुत जल्दी होगा, हम वापस से क्लास में आ गए, आप सभी लोग क्लास में बैठे हुए हो और मैं भी उसी क्लास के अंदर हूँ। आप सभी लोग अलग अलग जगह से आएंगे, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई एमपी से, कोई महाराष्ट्र से, तो सभी हम एक साथ हैं, बैठे हुए हैं। अब आप लोग कहाँ से आए हो सबके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। किस पाथ से आए हो वो भी शायद ना हो सकता कोई ट्रेन से आया हो, कोई कार से आया हो, कोई प्लेन से आया हो सकता है। भाई कोटा में प्लेन नहीं चलते, लेकिन फिर भी चार्टर्ड प्लेन तो होते ही, तो हो सकता है। तो आप लोगों की प्रेजेंट स्टेट यानी जो इनिशियल स्टेट थी वो मुझे नहीं पता, आप किस पाथ से आए वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप उस क्लासरूम में हो तो मुझे आप सबकी फाइनल स्टेट यानी प्रेजेंट स्टेट, या यूं कह दो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मुझे पता होगा। मुझे पता होगा कि आपका लैटिट्यूड कितना है या लॉन्गिट्यूड कितना है, वो मुझे पता होगा। यानी आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप किस जगह से यहां पर आए हो क्लासरूम के अंदर, या किस पाथ से आए हो। जो यूपी से आ रहा है उसका भी लैटिट्यूड वही होगा, जो एमपी से आ रहा है उसका लैटिट्यूड भी वही होगा, राइट। कहीं ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आ रहा है, या मैं तो सर प्लेन से आ रहा हूं तो मेरा लैटिट्यूड थोड़ा ऊपर होगा, इसका थोड़ा नीचे होगा क्योंकि ये तो बस से आया है। ऐसा तो नहीं होने वाला, सबका लैटिट्यूड जो है वो सेम होगा। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये इस पर नहीं डिपेंड करते कि आपकी इनिशियल स्टेट क्या थी, आप किस पाथ से आए हो। अगर आपका मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताना है तो मुझे आपकी केवल प्रेजेंट स्टेट जाननी होगी। मुझे आपकी हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ से आए हो, आप किस तरह से आए हो, आप पाकिस्तान घूमते हुए आए हो या कैसे आए हो, मुझे नहीं पता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे आपकी प्रेजेंट स्टेट पता है तो मैं आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि यस, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट स्टेट, या इसे आप कह सकते हो फाइनल स्टेट। सिमिलरली यहां पर लेट से एक कर्व मैंने ऐसा, ये P वर्सेस V यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व है। मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर जो है 3 है, वॉल्यूम जो है वो 2 है। आप इस पॉइंट पर यहां से आते हो और यहां से भी आते हो, लेकिन क्या ऐसा होगा कि आप यहां से आ रहे हो तो इस पॉइंट का प्रेशर कुछ और होगा, और यहां से आ रहे हो तो इस पॉइंट का प्रेशर कुछ और होगा, चाहे आप यहां से आओ या यहां से आओ। इस पॉइंट पर अगर आप आ रहे हो तो प्रेशर 3 और वॉल्यूम 2 ही होगा, चाहे किसी भी पाथ से यहां से, या आप पाथ बदल लो, इस पाथ से आओ या इस पाथ से आओ। अगर आप इस पॉइंट पर आ रहे हो तो आपका प्रेशर 3 होगा, वॉल्यूम 2 होगा। या मैं ऐसा कह दूं इसको उल्टा, अगर आप इस पॉइंट पर हो और आप मुझसे पूछोगे कि बताओ सर प्रेशर क्या है और वॉल्यूम क्या है, तो क्या मैं आपसे ऐसा पूछूंगा कि नहीं आप पहले मुझे बताओ कि आप यहां से आ रहे हो या यहां से आ रहे हो या यहां से आ रहे हो?
नहीं पूछूंगा। अगर आप इस पॉइंट पर हो तो आपका प्रेशर 3 होगा और वॉल्यूम 2 होगा। इनिशियल स्टेट से कोई मतलब नहीं है, आप किस पाथ से आ रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। यानी इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो इसी पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, इसी स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल स्टेट से कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स ये जो प्रेशर है वो इनिशियल स्टेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये केवल फाइनल स्टेट यानी प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करता है। देयरफॉर कह सकते हो ये जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो एक स्टेट फंक्शन है। यस, इसी तरह से आपको इसको प्रूव करना है। जिस तरह से एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं उसी सीक्वेंस में ही आपको सोचना है, कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं है, नए तरीके से भी आपको नहीं सोचना है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरह से सोचना है। तो यस, आप कह सकते हो कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा और भी टर्म्स हो सकती है। मोस्टली जो टर्म्स हम यूज करते हैं वो ज्यादातर टर्म्स जो होती है वो एक स्टेट फंक्शन होती है। मोस्टली जो टर्म्स हम यूज करते हैं वो स्टेट फंक्शन होती है। तो फिर से मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको कभी भी स्टेट फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन होती, कौन सी नहीं होती है, अगर ये आपको समझना है तो सबसे पहले लेटीट्यूड का एग्जांपल होगी। यानी पहले सबसे पहले डेफिनेशन माइंड में, और वो डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इट डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल स्टेट, ये माइंड में होना चाहिए। इनिशियल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आप यानी फिर क्या सोचना है कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, पहले ये प्रूव करो कि हाँ ये स्टेट फंक्शन है। जो एग्जाम्पल मैंने लिया है उसी एग्जाम्पल्स को वापस से सोचिए कि अगर आप क्लासरूम में आते हैं, हर कोई बच्चा अलग अलग जगह से आ रहा है, कोई यूपी, कोई एमपी, कोई बिहार से आ रहा है, लेकिन सभी का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेम होगा, वो अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि वो इनिशियल स्टेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। उसी तरह से अगर आप इस पॉइंट पर आते हो, चाहे यहाँ से आते हो या यहाँ से आते हो या यहाँ से आते हो, इस पॉइंट का प्रेशर 3, वॉल्यूम 2 ही होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल स्टेट। तो एक तरह से कह सकते हो कि हम यहां से हमने प्रूव किया कि हाँ, या मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये जो है वो सब स्टेट फंक्शन है। हाँ, अब यहां पर कंफ्यूजन क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं। कंफ्यूजन कहां होता है बहुतों को, उस पर अब हम आ रहे हैं। लेटीट्यूड जो है वो एक स्टेट फंक्शन, लेकिन एक और टर्म अब हम यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चेंज इन लेटीट्यूड। जैसे मैं कोटा से जयपुर जाता हूं, अगर मैं कोटा से जयपुर जा रहा हूं तो मेरा जो लेटीट्यूड में जो चेंज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? यस, एक तो जयपुर का लेटीट्यूड कितना है, कोटा का लेटीट्यूड कितना है, और हमें उन दोनों का क्या निकालना होगा? डिफरेंस। क्या वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि मैं किस बात से जा रहा हूँ, कि कार से जा रहा हूँ, या मुंबई होते हुए जयपुर जा रहा हूँ, या दिल्ली होते हुए जयपुर जा रहा हूँ? नहीं, चाहे मैं मुंबई होते हुए जाऊँ, चाहे दिल्ली होते हुए जयपुर जाऊँ, किसी भी पाथ से जाऊँ, जो चेंज इन लेटीट्यूड होगा वो तो सेम होगा। हाँ, बट अब वो इनिशियल स्टेट पे भी डिपेंड करेगा और फाइनल स्टेट पर भी डिपेंड करेगा। तो जो चेंज इन लेटीट्यूड है यानी चेंज इन स्टेट फंक्शन, वो इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट पर डिपेंड करता है। तो यहां पर अब T जो है ये टेम्परेचर है, T टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, और डेल्टा T की अगर मैं बात करूं, क्या ये भी टेम्परेचर बोलोगे इसे? नहीं, इसे हम क्या बोलते हैं? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है, डेल्टा T को क्या बोलोगे? चेंज इन स्टेट फंक्शन, इसे स्टेट फंक्शन नहीं बोलोगे। T स्टेट फंक्शन है, डेल्टा T जो है वो चेंज इन स्टेट फंक्शन है। अब यहां पर स्टेट फंक्शन मैं लिख देता हूं, और ये चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन। अब जहां तक हम बात करें टेम्परेचर T, ये केवल किस पर डिपेंड करेगा? फाइनल स्टेट पर। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है वो इनिशियल और फाइनल दोनों पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर 300 से 500 केल्विन जा रहा है तो 200 का चेंज होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। लेकिन
चाहे टेम्परेचर हो चाहे डेल्टा टी हो, यानी स्टेट फंक्शन हो या चेंज इन स्टेट फंक्शन, ये दोनों ही पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये भी पाथ इंडिपेंडेंट, ये भी पाथ इंडिपेंडेंट, तो यहां पर एक और लिख लेना, पाथ इंडिपेंडेंट और ये भी पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट, तो ये भी पाथ इंडिपेंडेंट है, ये भी पाथ इंडिपेंडेंट है। अब यहीं पर कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि हमारे माइंड में क्या आता है, जो भी पाथ इंडिपेंडेंट है वो स्टेट फंक्शन, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कंफ्यूजन ये भी होता है कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ऐसा नहीं कि हर एक टर्म को आप या तो इन दोनों में से किसी एक में कैटेगराइज कर पाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये दो टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस की है, बट ऐसा नहीं कि हर एक टर्म या तो स्टेट फंक्शन होगी नहीं तो पाथ फंक्शन होगी, या पाथ फंक्शन नहीं है तो वो स्टेट फंक्शन होगी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ पैरामीटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो ना पाथ फंक्शन हो ना स्टेट फंक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोच रहे हो क्या, तो डेल्टा टी, डेल्टा टी की अगर मैं बात करूं तो यस, ये इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन ये पाथ के भी इंडिपेंडेंट है, ये पाथ के भी इंडिपेंडेंट है, तो ये पाथ फंक्शन भी नहीं है। तो ये हमेशा याद रखना। बहुत बार क्या होता है, जैसे ही कोई बोलता है ये पाथ इंडिपेंडेंट तो खट से हम जंप कर जाते हैं कि हाँ सर फिर तो ये स्टेट फंक्शन होगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। आप इसे यूं कह दीजिए कि हाँ जो पाथ इंडिपेंडेंट है वो स्टेट फंक्शन भी हो सकता है या वो चेंज इन स्टेट फंक्शन भी हो सकता है। यानी जो पाथ इंडिपेंडेंट है वो स्टेट फंक्शन भी हो सकता है या वो चेंज इन स्टेट फंक्शन भी हो सकता है। तो ये याद रखना। एक चाहे लाइन, तो एक लाइन लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए, ए पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, a path independent function may be a state function or change in state function। चाहो तो राइट नाउ आप यूं सोच लो कि मैंने 3 टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन और चेंज इन स्टेट फंक्शन। ये 3 टर्म्स आपके माइंड में आनी चाहिए, स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। डिफरेंस बहुत क्लियर है, स्टेट फंक्शन केवल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, चेंज इन स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट पर डिपेंड करता है, जबकि जो पाथ फंक्शन होता है वो ऑब्वियसली बात है इनिशियल पे भी करेगा, फाइनल पे भी करेगा और वो पाथ पर भी करता है। तो ये इस सीक्वेंस में आप तीनों को याद रख सकते हो। और मेजर कंफ्यूजन यहीं से होता है क्योंकि आगे चल के ज़्यादातर जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो मैं आपको बता दूं डेल्टा टी या चेंज इन स्टेट फंक्शन की करते हैं। जैसा आपने थोड़ा बहुत सुन रखा होगा डेल्टा यू, डेल्टा एच, ये सब क्या है, डेल्टा यू चेंज इन स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच चेंज इन स्टेट फंक्शन है। तो ज़्यादातर जो पैरामीटर्स है वो चेंज इन स्टेट फंक्शन है, तो वहाँ पर वो सारे पैरामीटर इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि स्टेट फंक्शन ही इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, तो ऐसा नहीं है। कभी भी इस डेल्टा टी को स्टेट फंक्शन नहीं बोलोगे, इसे हमेशा क्या बोलोगे, चेंज इन स्टेट फंक्शन, इसे हम कहेंगे चेंज इन स्टेट फंक्शन। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाथ फंक्शन की। खैर इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पाथ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन पाथ, विच डिपेंड्स ऑन पाथ। जहाँ तक एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क ये कह सकते हो कि ये पाथ फंक्शन है। कैसे, तो थोड़ा बहुत सभी को आइडिया है, फिजिक्स में आप इतनी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो। जब हम P वर्सेस V का कर्व प्लॉट करते हैं तो इस P वर्सेस V का एरिया अंडर दी जो कर्व होता है वो वर्क डन के बराबर होता है।
तो यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस पाथ से जा रहे हो तो वर्क डन अलग होगा, इस पाथ से जाओगे तो वर्क डन अलग होगा, यानी पाथ चेंज करने पर वर्क डन भी चेंज हो रहा है। तो वर्क डन कह सकते हो पाथ डिपेंडेंट है। उसी तरह से आगे चल के हम ये भी समझ लेंगे कि हाँ ये वर्क डन है या हीट जो है ये पाथ पर डिपेंड करती है। तो ये दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि पाथ पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर पैरामीटर्स जो है जो आप और हम यूज़ करेंगे वो मोस्टली सारे पैरामीटर या तो स्टेट फंक्शन होंगे या चेंज इन स्टेट फंक्शन होंगे। हाँ, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं और आपको दे सकता हूँ जो कि पाथ फंक्शन है, जो कि इतना इससे रिलेटेड नहीं है, साइंस से रिलेटेड, बट समझने के लिए बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है कि और कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। तो मैं आपको बता दूं, ह्यूमन बिहेवियर जो होता है दैट इज पाथ डिपेंडेंट। ह्यूमन बिहेवियर, जैसे आप सभी अभी क्लास में अगर बैठे हुए हो मेरी क्लास में, तो आप सबका लेटीट्यूड मैं बता सकता हूँ, लॉन्गिट्यूड बता सकता हूँ, आपकी हाइट बता सकता हूँ, आपका वेट बता सकता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई यूपी से आ रहा है तो उसका वेट बढ़ जाएगा और जो एमपी से आ रहा है उसका कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो मैं आपकी हाइट वेट सब बता सकता हूँ, लेकिन अगर बात आती ह्यूमन बिहेवियर की और मुझे आपका बिहेवियर जानना है तो आपकी प्रेजेंट स्टेट से मैं आपका बिहेवियर नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना चेहरे अक्सर धोखा दे जाते हैं, नहीं, तो वो बिहेवियर बताना है तो मुझे आपकी हिस्ट्री पता करनी होगी, सब कुछ आपके बारे में जानना होगा कि स्कूलिंग कहाँ से की, फिर क्या किया, सारे आपके दोस्तों से पूछना पड़ेगा और हो सकता है तब भी मुझे कुछ ना पता चले। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है, उससे फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। उसी तरह से ये जो पाथ फंक्शंस होते हैं, ज़्यादातर पाथ फंक्शन, इनको फाइंड आउट करना, उनको कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो इनिशियल स्टेट पे भी डिपेंड करते हैं, जबकि जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो केवल प्रेजेंट स्टेट पर, फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। तो हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, आप कि कहाँ से आए हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो उनको कैलकुलेट करना, उनको फाइंड आउट करना कंपेरेटिवली आसान होता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जो टर्म्स हम डिफाइन करें वो पाथ के इंडिपेंडेंट हो, वो पाथ पर डिपेंड ना करे। तो खैर ये तो एक अलग सा एग्जाम्पल था जो मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपको अभी समझाया है, कि अभी इसका एप्लीकेशन नहीं आया। ये तो जस्ट हमने समझा कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, इनका एप्लीकेशन जो है जब आएगा तब इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है ये स्टेट फंक्शन, इसको जब हम अप्लाई करेंगे तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सर ने कुछ बता दिया, ठीक है हमने नोट डाउन भी कर लिया, बट करें क्या, इसका वेट करना होगा थोड़ा सा कि इसका यूज़ क्या है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितने भी स्टेटमेंट मैंने बोले हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपके माइंड में रहने चाहिए, यानी जब भी इस तरह से मैं कुछ स्टेट फंक्शन की बात करूं ये सारे स्टेटमेंट आपके माइंड में आ जाने चाहिए, वन बाय वन करके, यानी खट से ये सारे स्टेटमेंट्स आने चाहिए। तो याद करते रहिए नोट्स को। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हर एक लाइन जो आपके नोट्स में लिखी हुई है मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप यूं समझ लो, इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट किया, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, ये सारे टॉपिक्स इससे बहुत अलग है। वहां पर आप बीच में से भी स्टार्ट करोगे तो टॉपिक समझ में आ जाएगा, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। इसको अगर आपको समझना है इस चैप्टर को तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो हमें अच्छी तरह से समझनी होगी। ऐसा नहीं पाथ फंक्शन है ठीक है, इसको फील करना होगा तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हर एक चीज़ अच्छी तरह से याद रखो इस चैप्टर के अंदर ना। यहाँ पर भी अब एक इश्यू आता है, ठीक है थोड़ा बहुत लग तो रहा है कि सर ने मैंने समझा दिया कि स्टेट फंक्शन कौन है कौन नहीं है, बट इसका एक मैथमेटिकल तरीका भी है, यानी मैथमेटिकली भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन स्टेट फंक्शन है कौन स्टेट फंक्शन नहीं है। एक डाउट आया है अनिल पिपाड़ा का, हीट एंड वर्क आर नॉट। तो यहाँ पर जब स्टेट फंक्शन की मैंने बात की तो जरूरी नहीं सारी प्रॉपर्टी सिस्टम की हो, फंक्शन और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि वो सिस्टम को बिलोंग करे। तो इसीलिए इनको भी हम यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं ही सभी को पाथ फंक्शन में या स्टेट फंक्शन में। नाउ मैथमेटिकली कैसे हम प्रूव कर सकते हैं,
वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। दो ये अलग बात है कि इस तरह के क्वेश्चंस जेईई में नहीं आते हैं कि इसको मैथमेटिकली प्रूव करो, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन वो कंडीशंस क्या है वो हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शन एक स्टेट फंक्शन है, कौन सा नहीं है। तो लिखिए यहाँ पर एसेंशियल क्राइटेरिया for a function to be a state function. Essential criteria for a function to be a state function. फर्स्ट कंडीशन, लेट्स से आप इसको ऐसे समझिए कि अगर फाई कोई एक स्टेट फंक्शन है तो चेंज इन फाई फ्रॉम ए टू बी, ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा किसके बराबर होगी, फाई की वैल्यू एट बी माइनस फाई की वैल्यू एट ए। इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से फाई लेटीट्यूड है तो चेंज इन लेटीट्यूड फ्रॉम कोटा टू जयपुर, चेंज इन लेटीट्यूड फ्रॉम कोटा टू जयपुर ये हमेशा किसके बराबर होगा, लेटीट्यूड एट जयपुर माइनस लेटीट्यूड एट कोटा। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे आप किसी भी पाथ से जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, ये हमेशा ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी अगर फाई एक स्टेट फंक्शन है। और अगर फाई एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है तो ये पाथ पर डिपेंड करे, यानी ये जो वैल्यू है अलग अलग पाथ से अलग अलग आएगी, वो सेम तभी आएगी जब ये जो फाई है वो एक स्टेट फंक्शन होगा। अभी आपको कोई एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पाथ फंक्शन होते हैं ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो यहाँ पर अभी हम कोई एग्जांपल नहीं ले सकते क्योंकि जो नॉर्मली आप कोई भी इमेजिन करोगे फंक्शन वो ज़्यादातर स्टेट फंक्शन होते हैं। जैसे इसको मैं इस तरह से बता दूं, अगर कोई भी सिंगल वेरिएबल वाला आप कोई भी फंक्शन लोगे वो सब स्टेट फंक्शन ही आते हैं। अगर आपको कोई भी पाथ फंक्शन सोचना है तो वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनके एक्सप्रेशन इतने आसान नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं कोई एग्जांपल लेके नहीं बता सकता क्योंकि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको हमें इंटीग्रेट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको कोई एग्जाम्पल अभी नहीं लेना है, बस इसको ऐसे ध्यान रखना है, चेंज इन लेटीट्यूड फ्रॉम कोटा टू जयपुर, ये जो चेंज होगा वो हमेशा लेटीट्यूड एट जयपुर माइनस लेटीट्यूड एट कोटा के इक्वल होगा अगर फाई जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो बस आपको एक कंडीशन यहाँ पर याद रखनी है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा फील आया उसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन हाँ कोई बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है आपको, बट फिर भी आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं। जैसे लेट से मैं आपसे कह देता हूँ कि फाई एक फंक्शन है जो कि कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ये कोई फंक्शन है, और अब हमें प्रूव करना है कि ये जो फाई है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मैंने फाई की वैल्यू निकाली, फाई एट 3, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2 16, फाई एट 2 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 6 10 और 10 आई थिंक यही होगी। तो फाई 3 माइनस फाई 2 इक्वल्स टू कुछ 8, इस तरह से ये राइट हैंड साइड आ गई। अब आप क्या करोगे, इस फाई को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके डी फाई की वैल्यू निकालोगे, उसे यहाँ पुट करके फिर इसे 2 से 3 तक इंटीग्रेट कर लोगे, वो आपकी LHS हो जाएगी। और LHS को किससे कंपेयर करना होगा, RHS से। और अभी आप करके देखोगे तो राइट नाउ ये LHS जो है RHS के बराबर आएगी क्योंकि ये एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो इसलिए वो कोई सा भी सिंगल वेरिएबल वाला फंक्शन लोगे तो वो ऐसा ही होगा। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होते हैं तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट, साइक्लिक इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन फाई ओवर ए साइक्लिक प्रोसेस। मतलब अगर मैं यहाँ कोटा से निकलता हूँ, घूम फिर के वापस कोटा आ जाता हूँ, जो कि आजकल पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी लॉकडाउन में,
बट इमेजिन करो मैं घूम फिर के वापस से कोटा आ गया, तो चेंज इन लेटीट्यूड जो होगा, चेंज इन लेटीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि घूम फिर के मैं वापस कोटा आ गया। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन जो है वो आप कह सकते हो कि वो चेंज इन स्टेट फंक्शन जो है वो हमेशा ही 0 होगा ओवर ए साइक्लिक पाथ अगर फाई एक स्टेट फंक्शन है। तो ये सेकंड कंडीशन है। वैसे ऐसा नहीं कि ये इंडिपेंडेंटली इसको भी चेक करना होगा, इसको भी चेक करना होगा, और ये कंडीशन होल्ड करी तो ये भी होल्ड करेगी, आप ये कह सकते हो, या ये होल्ड कर रही तो ये भी होल्ड करेगी। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको देखनी है, ऐसा नहीं कि सभी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इनमें से कोई एक। थर्ड एक और कंडीशन है, ये जो थर्ड कंडीशन है ये वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कंडीशन जो है वो इन दोनों से ज़्यादा आसान है, इसको यूज़ करना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम लिख रहे हैं, वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ए स्टेट फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई Euler's reciprocity theorem। यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है वो देखते हैं। तो लेट्स से ये कोई फाई फंक्शन है एक्स और वाई का, दो वेरिएबल का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वेरिएबल का फंक्शन तो सारे स्टेट फंक्शन ही होते हैं, तो कम से कम वेरिएबल 2 या उससे ज़्यादा होने ही चाहिए। और हमें चेक करना है कि क्या ये फाई जो है वो एक स्टेट फंक्शन है या नहीं है। तो इसका तरीका क्या है, हमें इस फाई को डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये जो डेल का साइन है इसे हम ऐसे बोलते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, मतलब हमने y को कांस्टेंट रखा हुआ है और किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना होगा। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है हमें उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, लेकिन अब की बार y के रेस्पेक्ट में, और कांस्टेंट किसको रखना होगा, x को कांस्टेंट रखना होगा। डबल डिफ्रेंशिएशन करना होगा, पहले x के रेस्पेक्ट में, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y को कांस्टेंट रखना है, और फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो किसको कांस्टेंट रखेंगे, x को। और यही वापस से यही जो प्रोसेस है हमें फिर से रिपीट करना होगा, लेकिन इस बार हम सीक्वेंस को बदल देंगे। सीक्वेंस को यहाँ पर पहले इसको हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x को कांस्टेंट रखेंगे, और देन फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और किसको कांस्टेंट रखेंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे। यानी सीक्वेंस हमने बदल दी, पहले यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में फिर y, यहाँ पर पहले y और फिर x। ये LHS है, ये RHS है। अगर LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आती है तो ये फाई जो होगा वो एक स्टेट फंक्शन होगा। फाई जो होगा वो एक स्टेट फंक्शन होगा। रिलेवेंट कमेंट ही करें, फालतू के कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, ये ध्यान रखना। तो यहां से दिस इज नॉन एज यूलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन स्टेट फंक्शन है, कौन सा फंक्शन स्टेट फंक्शन नहीं है। तो ये कन्वीनियंट ज़्यादा है। क्यों कन्वीनियंट ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं दो वेरिएबल के फंक्शन को इंटीग्रेट करना हमें नहीं आता है, उसका तरीका नहीं पता। आप जितने भी इंटीग्रेशन पढ़ते हो एक ही वेरिएबल का होता है। दो वेरिएबल वाले फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना नहीं आता है, लेकिन दो वेरिएबल वाले फंक्शन को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक को कांस्टेंट रखना है। तो इसीलिए ये जो तरीका है वो हम यूज़ कर सकते हैं। दो इस पर भी कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी ये यूज़फुल है। तो चलिए इससे थोड़ा सा एक चेक कर लेते हैं। जैसा ये तो मैंने पहले भी आपको समझा दिया कि प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है, लेकिन इस मैथमेटिकल कंडीशन के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं कि हाँ प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए, प्रूव दैट pressure of
a given amount of गिवन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस इज ए स्टेट फंक्शन। ये प्रूव करना है। इसको मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। आइडियल गैस की बात हो रही तो पी वी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्रेशर है, यूँ देखा जाए तो ये मोल्स, टेम्परेचर और वॉल्यूम 3 वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर मैंने गिवन अमाउंट कर दिया तो मोल्स भी क्या हो गए, कांस्टेंट। तो मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या रह गए, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो आप कह सकते हो यहाँ पर प्रेशर जो है 2 वेरिएबल का फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम। जैसे यहाँ पर एक्स और वी थे, एक्स और वाई थे, यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम है। अब आपको प्रूव करना कि ये जो प्रेशर है वो एक स्टेट फंक्शन है। कैसे करोगे, 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, एक बार टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में और एक बार वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, और उस सीक्वेंस को बदलना होगा। LHS और RHS फाइंड आउट करिए और चेक करिए कि क्या वो वैल्यू सेम आती है या नहीं आती। करिए। चलिए मैं करके बता देता हूँ इसको। तो P इक्वल्स टू nRT/V। पहले हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू लेट्स से V, और टेम्परेचर को हमने क्या रखा, कांस्टेंट। तो nRT कांस्टेंट, V के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, nRT/V²। अब हमें इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, ये जो रिजल्ट है इसको। तो इस बार हमने इसको विथ रेस्पेक्ट टू T टेम्परेचर डिफ्रेंशिएट किया, किसको कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को, वॉल्यूम कांस्टेंट, N और R कांस्टेंट, T का डिफ्रेंशिएशन 1, ये वैल्यू क्या आ गई, -nR/V²। ये एक साइड है, LHS आप कह सकते हो। इसी तरह से आपको एग्जैक्टली करना है, पहले वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर यानी पहले टेम्परेचर फिर वॉल्यूम, फिर से यही आपको प्रोसेस करना है सीक्वेंस बदल के, यही रिजल्ट आएगा -nR/V²। सिंस LHS जो है वो RHS के बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा नहीं है। हाँ, बट आपको कुछ और नया एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने जो आपको बताया है, ये एक काफ़ी एग्जाम्पल, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम ये चेक कर सकते हैं। बट इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा ये नहीं है
यूलर्स हमारे थ्योरी में या हमारे सिलेबस के बाहर है। हाँ, एक डाउट और आता है सर, 2 वेरिएबल से ज़्यादा हुए तो क्या करेंगे? मान लीजिए एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है तो क्या करेंगे? अगर 3 वेरिएबल है तो हमें ये यूलर्स थ्योरम को 3 बार यूज़ करना होगा। कैसे 3 बार यूज़ करना होगा? एक बार जेड को कांस्टेंट मानो और एक्स और वाई के लिए ये थ्योरम लगाओ, फिर y को कांस्टेंट मानो और x और z के लिए ये थ्योरम लगाओ, और फिर x को कांस्टेंट मानो और फिर y और z के लिए लगाओ। ये सारी कंडीशंस में अगर LHS RHS के बराबर आता है तो आप वो जो कह सकते हो कि वो फंक्शन जो होगा वो एक स्टेट फंक्शन होगा। बट जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, इन सब की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना डेफिनेशन से याद रखिए कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर ये हमने कंप्लीट किया स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये पार्ट यहाँ पर आके कंप्लीट होता है। इससे आगे फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अलग अलग तरह के प्रोसेस की बात करेंगे, मेनली रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात करेंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, उस टेलीग्राम लिंक्स है, टेलीग्राम का भी लिंक है जिस पे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और दूसरा वहाँ पर आपको एक मटेरियल के लिए भी यानी शीट्स अवेलेबल है उसका भी लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप जाके मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स आपको मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। और शीट जो है थर्मोडायनेमिक्स 1 की शीट वो भी अवेलेबल है, वो आप वहाँ से PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। अभी भी शीट से कोई होमवर्क नहीं है, फिर से ये कहूँगा नोट्स को अच्छी तरह से आप याद रखो, अच्छी तरह से उन्हें याद करिए, आगे इन सब की हमें अच्छी खासी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।